चंद्रयान 3 इतना सस्ता होने से किसको परेशानी है? इससे पहले कि आपको उसके बारे में बताएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे भारत के चंद्रयान 3 के बारे में, जो कि तीसरी कक्षा के नजदीक हैं। जैसे जैसे हमारा चंद्रयान आगे बढ़ रहा है तो कुछ देशों को इसरो के चंद्रयान 3 के बजट झूठ बोलने का आरोप है, जो कि ब्रिटेन ने लगाया है। इसके साथ साथ हमारा प्यारा दोस्त या कहे तो बेटा उर्फ भिखारी पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है। भिखारी पाकिस्तान के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले नाटो के मेंबर ब्रिटेन के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 इतना सस्ता नहीं है जो बताया जा रहा है। लेकिन इन नाटो सदस्यों को पता नहीं है हमारे पास सबसे सस्ती और सबसे बेहतर रॉकेट है, जो कि 5000 केजी के सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर छोड़ सकता है। आज हम ब्रिटेन के बारे में बात तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन मिर्ची लगी है तो इनके बारे में बात करनी चाहिए, जो आप तो खुद पहुंच नहीं सकता, दूसरों को रेट बताता है। तो सुनो ब्रिटेन, आखिरकार हमारा सैटेलाइट इतना सस्ता क्यों है और इतना कम खर्चे में कैसे चंद्रयान पहुंच जाता है? ISRO के मुताबिक चंद्रयान 3 को तैयार करने में करीब 615 करोड़ रुपए लगे हैं। जनवरी 2020 में ISRO के चेयरमैन के सिवान ने कहा था कि मिशन में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की कीमत करीब 250 करोड़ रुपए है, जबकि लॉन्च सर्विस और दूसरे खर्चों का बजट 365 करोड़ रुपए है। जबकि ब्रिटेन के पास तो कुछ पहुंचाने लायक है ही नहीं। हम बात करते हैं हमारा खर्च इतना कम क्यों है। चंद्रयान 2 के दौरान जो ऑर्बिटर भेजा गया था वह अब भी चांद की ऑर्बिटर में घूम रहा है, इसलिए चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है। चंद्रयान 3 पिछले वाले ऑर्बिटर का ही इस्तेमाल करेगा। इससे ऑर्बिटर पर आने वाले पूरा खर्च बच गया है। इसरो ने ज्यादातर तकनीक भी खुद ही डेवलप किया है। जाहिर है इन हाउस तकनीक के इस्तेमाल की वजह से भी मिशन की लागत और कम हो गई है। पृथ्वी की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके खुद चंद्रमा तक फेंकने की कोशिश करेगा, जिसे सीलिंग शॉट कहते हैं। अब पाकिस्तान के बारे में इनको पता नहीं कि फ्लैग पर चांद होना और वहां उतरना रात दिन का अंतर होता है। भिखारी, आखिर हमारा चंद्रयान कहां उतरेगा? अंतरिक्ष यानी 41762 किलोमीटर गुना 173 किमी कक्षा में है। बता दें कि इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिटरों से परीक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और यहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाना है। 1998 में नासा के एक मून मिशन ने दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहां 54 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहां तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेटर्स ऐसे हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हैं। यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दक्षिणी ध्रुव अंधेरे में ही डूबा रहता है। दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सूरज की रोशनी आती है। उदाहरण के लिए शेकलटन क्रेटर के पास कई ऐसी जगहें हैं जहां साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। चांद का दक्षिणी ध्रुव काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि हम जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। हालांकि ये अब तक अनजान दुनिया ही है। नासा का कहना है कि चूंकि दक्षिणी ध्रुव के कई क्रेटर्स पर कभी रोशनी पड़ी ही नहीं और वहां का ज्यादातर हिस्सा छाया में ही रहता है, इसलिए वहां बर्फ होने की कहीं ज्यादा संभावना है। ऐसा भी अंदाजा है कि यहां जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है। इससे सौरमंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिल सकेगी। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ मिल जाती है तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौरमंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मिली बर्फ से पता चला है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों साल में किस तरह से विकसित हुई है। पानी या बर्फ मिल जाती है तो उसका इस्तेमाल पीने के लिए,
उपकरणों को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और शोध कार्य में किया जा सकेगा। चांद का दक्षिणी ध्रुव अजीब जगह है। सबसे बड़ी चुनौती तो यहाँ का अंधेरा ही है। यहाँ पर चाहे लैंडर उतारना हो या किसी अंतरिक्ष को, काफी मुश्किल है, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है। नासा का तो ये भी कहना है कि हम कितनी भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें और कितना ही एडवांस्ड लैंडर वहां उतार दें, तब भी ये बता पाना मुश्किल है कि दक्षिणी ध्रुव की जमीन दिखती कैसी है। और कुछ सिस्टम तो बढ़ते घटते तापमान के कारण खराब भी हो सकते हैं। हालांकि दुनिया इस हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। नासा अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 का भी वही मकसद है जो चंद्रयान 2 का था, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। इसरो के इस तीसरे मून मिशन की लागत करीब 615 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के 3 मकसद हैं। पहला, विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। विक्रम लैंडर के साथ 3 और प्रज्ञान रोवर के साथ 2 पेलोड होंगे। पेलोड को हम आसान भाषा में मशीन भी कह सकते हैं। रोवर भले ही लैंडर से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे। रोवर को जो भी जानकारी मिलेगी वो लैंडर को भेजेगा और वो इसरो तक। लैंडर और रोवर के पेलोड चांद की सतह का अध्ययन करेंगे। ये चांद की सतह पर मौजूद पानी और खनिजों का पता लगाएंगे। सिर्फ यही नहीं, इनका काम ये भी पता करना है कि चांद पर भूकंप आते हैं या नहीं। अब हम इस स्टोरी को यही विराम देता हूं। नई कहानी सुनाने के लिए YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। इन्फिनिट फोटोन।